हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में एक नए प्रकरण के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे कि मात्रिक छंदों में लघु एवं दीर्घ का निर्धारण क्रम। निर्धारण क्रम से मतलब है कि लघु और गुरु जो होते हैं, लघु जिसको हम ह्रस्व कहते हैं और गुरु जिसको हम दीर्घ कहते हैं, इन दोनों का निर्धारण क्रम क्या है, इसको आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य नियम आते हैं जो हमें छंद की मात्राएं गिनने में बहुत सहायता करते हैं। बहुत ही सहायक हैं वो छंद की मात्राओं को जानने के लिए। उन सारे नियमों को भी हम आज जानेंगे आज की कक्षा में। पिछली कक्षा में तो हम लोग छंद के अंग को देखे थे, जिसमें जो चरण था, लघु या मात्राएं थीं, फिर तुक था, वर्ण गढ़ था, ऐसे जो भी चीज़ें हम लोग छंद के अंग में पढ़े थे, उन सारी चीज़ों को छंद को जानने के लिए अति आवश्यक है। वो सारी चीज़ें जब तक हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं जानेंगे या उससे परिचित नहीं होंगे, तब तक उस चीज़ को हम अच्छे से नहीं जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जाननी अति आवश्यक हैं। तभी आप जब छंद के प्रकार पढ़ेंगे तो मात्रिक और वार्णिक, इन दो छंदों के अंतर्गत बहुत सारे छंद आते हैं। तो उन सारे चीज़ों को जब मात्राएं काउंटिंग करने के लिए हम लोग देखेंगे तो इन सारे नियमों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। यदि ये सारे नियम आपको याद हो गए तो आप छंद की मात्राओं गिनना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। परीक्षाएं में यूपी, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि छंद दे देगा और उनकी मात्राओं पूछेगा कि इसमें कौन सा छंद है या इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको इन सब चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। तो हम देखेंगे कि मात्रिक छंदों में लघु एवं दीर्घ का निर्धारण क्रम देखेंगे। अब लघु क्या होता है, इसको हम पहले जानेंगे। लघु, इसको हम ह्रस्व भी कहते हैं। लघु को हम ह्रस्व भी कहते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा। परिभाषा देखेंगे कि वर्ण मात्रा गणना की प्रमुख इकाई है। वर्ण मात्रा गणना की प्रमुख इकाई है और लघु वर्ण एक मात्रिक होता है। एक मात्रिक से क्या तात्पर्य है कि जिसमें एक मात्रा हो। जब हम उसको जब मात्राएं गिने तो उसमें एक मात्रा हो, उसको हम एक मात्रिक कहते हैं। तो लघु वर्ण जो होता है वह एक मात्रिक होता है। ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि जो लघु वर्ण होता है वह एक मात्रिक होता है। उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे यथा, अ, ई, उ, क, ये और की, ये जितने भी हैं अ, ई, उ, क, यह एक मात्रिक लघु वर्ण हैं। एक मात्रिक लघु वर्ण है, यानी इसमें कोई मात्राएं एक्स्ट्रा नहीं है, एक ही मात्रा है अ, ई, उ, क। और इसका जो लघु का चिन्ह होता है वह ऐसे होता है। लघु का चिन्ह ऐसे होता है, यानी कि एक मात्राएं जिसमें जोड़ी जाती हैं। अब आगे कह रहा है कि दो लघु वर्ण मिलकर एक गुरु वर्ण के बराबर माने जाते हैं। दो लघु वर्ण मिलकर एक गुरु वर्ण के बराबर माने जाते हैं। तो गुरु यानी दीर्घ मतलब बड़ा होता है, और गुरु का जो चिन्ह होता है उसको हम ऐसे डोनेट करते हैं, यानी इसमें दो मात्राएं जोड़ी जाती हैं। यह द्विमात्रिक होता है। जो गुरु वर्ण होता है यह द्विमात्रिक होता है, और जो लघु वर्ण होता है वह एक मात्रिक होता है। जिस प्रकार एक और एक मिलकर के दो होते हैं, उसी प्रकार कह रहा है कि दो लघु वर्ण मिलकर के एक गुरु वर्ण के बराबर होते हैं। यानी एक और एक मिलकर के दो होते हैं और दो लघु वर्ण मिलकर के इस गुरु वर्ण के बराबर होते हैं, जिसमें दो मात्राएं जोड़ी जाती हैं। एक बार फिर से इसको हम देखेंगे कि वर्ण मात्रा गणना की प्रमुख इकाई है और लघु वर्ण एक मात्रिक होता है। लघु वर्ण एक मात्रिक होता है। यथा अ, ई, उ, क,
यानी यहाँ पे जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं इसमें क्या है कि बस एक मात्रा है, और इसका जो चिन्ह होता है, लघु का चिन्ह होता है, उसको हम ऐसे दर्शाते हैं। फिर कह रहा है कि दो लघु वर्ण मिल करके एक गुरु वर्ण के बराबर माने जाते हैं, यानी दो लघु वर्ण मिल करके एक गुरु वर्ण के बराबर माना जाता है। इसके नियम अधोलिखित हैं, यानी ह्रस्व के अंतर्गत आने वाले जो नियम हैं उसके बारे में अब कह रहा है कि इसके नियम निम्नवत हैं, अधोलिखित हैं। तो इसका जो प्रथम नियम है इसको हम देखेंगे कि संयुक्ताक्षर स्वयं लघु होते हैं, यानी जो संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त मतलब जो जुड़ा हुआ रहता है, वह लघु होते हैं, यानी उसमें भी एक मात्रा होती है जहाँ पे संयुक्ताक्षर होते हैं। अगला नियम कह रहा है कि चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु या एक मात्रा वाले माने जाते हैं, यानी चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु या एक मात्रा वाले माने जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख लेंगे चांद, यहाँ जो ये लिखा है चांद, इसमें जिस वर्ण पे चंद्र बिंदु रहेगा उसको हम लघु या एक मात्रिक वर्ण मानते हैं। जैसे चांद हो गया, और फिर यहाँ पे हंसना। अब ह पे चंद्र बिंदु है तो इसको हम एक ही वर्ण मानेंगे, यानी इसकी मात्रा एक ही मानेंगे। जिस भी वर्ण पे यानी चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु या एक मात्रा वाले माने जाते हैं। जैसे हंसना, और फिर एक और देख सकते हैं फंसना। यहाँ भी चंद्र बिंदु है तो इसको भी हम एक ही वर्ण मानेंगे, एक ही मात्रा इसमें मानेंगे। अब अगला नियम कह रहा है कि ह्रस्व मात्राओं से युक्त सभी वर्ण लघु ही होते हैं। मैं अभी बताया हूँ आपको कि ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, तो छोटे मात्राओं से युक्त सभी वर्ण लघु ही होते हैं। जैसे कि और कु, ये जो दो वर्ण हैं जिस पे छोटी की मात्रा रहती है वह ह्रस्व होते हैं, लघु होते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे ताकि हम जब मात्राओं की काउंटिंग करें तो ये सारे नियम हमारे ध्यान में रहें और हम उन सारी चीज़ों को जान लें। अब चौथा नियम कहता है कि हलंत व्यंजन भी लघु मान लिए जाते हैं, यानी जिस भी व्यंजन पर हलंत लगा हो वह भी क्या होता है, वह भी लघु ही मान लिया जाता है। जैसे अहम, तो यहाँ म पे जो क्या है, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है तो इसको भी हम लघु ही मानेंगे। और यहाँ दिया है स्वयं, इसको भी हम, इस पे भी म पे हलंत लगा है तो इसको भी हम लघु ही मानेंगे। इत्यादि ऐसे शब्द जिस पे हलंत लगा हो, जिस व्यंजन वर्ड पे हलंत लगा हो उसको हम लघु मानते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे का नियम कहता है कि यदि कोई अर्ध अक्षर हो परंतु वह किसी पूर्ण अक्षर के बाद आया हो, यानी कह रहा है कि यदि कोई अर्ध अक्षर हो यानी आधा अक्षर कोई हो तो और वह पूर्ण अक्षर के बाद आया हो तो उस अर्ध अक्षर के लिए एक मात्रा होती है, तो उस अर्ध अक्षर के लिए भी एक मात्रा होती है। जैसे यहाँ पे दिया है पश्चात। अब यहाँ पे देखेंगे प, यह एक पूर्ण अक्षर है और यह स जो है यह आधा अक्षर है। तो इस नियम में कह रहा है कि पूर्ण अक्षर के बाद यदि अर्ध अक्षर आया हो तो उसके लिए भी एक मात्रा प्रयोग की जाती है, उसे भी लघु मान लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है पश्चात, तो प का एक हो गया, इसका हम एक मात्रा जोड़ेंगे, और जो आधा स है इसका भी हम एक मात्रा जोड़ेंगे, और जो च पे आ की मात्रा है चा, तो जहाँ पे ये चा हो मतलब इसमें हम एक मात्रा एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, यानी इसको हम दो मानेंगे। और त, यहाँ पे मैं बताया हूँ कि जिस व्यंजन वर्ण पे हलंत लगा हो उसको भी हम एक ही मात्रा मानते हैं, तो इसको भी हम मान लेंगे एक।
अब 1 और 1 2 और 2 4 1 5, यानी पश्चात में कुल 5 मात्राएं हैं। ऐसे ही हम छंदों में भी मात्राओं की गणना करेंगे इस सब नियम जानने के उपरांत। अब अगला नियम कहता है कि यदि कोई अक्षर अर्ध अक्षर से ही शुरू हो, यहाँ पे पूर्ण अक्षर के बाद अर्ध अक्षर आता था, यदि ऐसी कंडीशन हो कि वह अर्ध अक्षर से ही शुरू हो तो उस अर्ध अक्षर के लिए कोई मात्रा नहीं लगती, उस अर्ध अक्षर के लिए कोई मात्रा नहीं लगती। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे लिखा है यहाँ पे त्याग। जब ऐसे वर्ड आ जाए, ऐसे शब्द आ जाएं छंद में जिसके जो अर्ध अक्षर से प्रारंभ हो, तो इसके लिए हम कोई मात्रा नहीं मानते हैं, बल्कि उसके बाद के जो पूर्ण अक्षर रहेंगे उसकी मात्राओं को हम काउंट करेंगे। यदि कोई अक्षर अर्ध अक्षर से ही शुरू होता हो तो उस अर्ध अक्षर के लिए कोई मात्रा नहीं लगती, जैसे त्याग। इन सारे नियमों को मैं समझा दिया आपको। आगे और भी इसके अंतर्गत नियम आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे और आप एक एक चीज़ को ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी उसे आप कमेंट के माध्यम से हमें बता देंगे, तो हम उस चीज़ को स्पष्ट कर देंगे अगली क्लास में और आप अच्छे से समझ जाएंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए आप लोग और शेयर करिए, ताकि ये सारी अच्छी जानकारी आपको, आपके मित्रों तक भी पहुँचे। अब हम इसके आगे के जो नियम आते हैं उसको देखेंगे कि इसके आगे के नियम में क्या है। अब हम अगले नियम को देखेंगे। छठा के बाद 7वां नियम आता है। इन सारे नियम में ऐसे ऐसे शब्दों को आपको बताया जा रहा है कि जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। यदि पूर्ण अक्षर के बाद अर्ध अक्षर आ जाए तो उसके लिए कितनी मात्राएं लगेंगी, यदि अर्ध अक्षर से ही शब्द की शुरुआत हो तो उसके लिए कितनी मात्राएं लगेंगी। इन सारे चीज़ों को इस नियम में आपको बताया जा रहा है, ताकि यदि ऐसे बहुत सारे छंद होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं कि कहीं पे पूर्ण अक्षर के बाद अर्ध अक्षर रहता है और कहीं अर्ध अक्षर से ही शब्द की शुरुआत होती है, तो ये सारी चीज़ों में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप एक निसंदेह उसको कर लें। इसलिए इन सारे नियमों को जानना अत्यंत आवश्यक है। अब 7वां नियम कहता है कि यदि किसी अक्षर के बाद 2 अर्ध अक्षर लगातार हों तो दोनों अर्ध अक्षर के लिए एक ही मात्रा लगती है। यदि किसी अक्षर के बाद 2 अर्ध अक्षर लगातार हों तो दोनों अर्ध अक्षर के लिए एक ही मात्रा लगती है। अभी तक तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जैसे पश्चात, यानी यह पूर्ण अक्षर है, इसके बाद अर्ध अक्षर आ रहा था। तो जब पूर्ण अक्षर के बाद अर्ध अक्षर आ रहा था तो हम उसके लिए एक मात्रा की काउंटिंग कर रहे थे, एक मात्रा की गणना कर रहे थे। फिर आप लोगों ने देखा कि त्याग आया, तो इसके लिए जब अर्ध अक्षर से ही शुरुआत होती है तो इसके लिए हम कोई मात्रा की प्रयोग नहीं करते हैं, यानी इसके लिए हम कोई मात्रा की गणना नहीं करते हैं जब अर्ध अक्षर से ही उसकी शुरुआत होती है। अब यहाँ पे कंडीशन दूसरी है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी अक्षर के बाद 2 अर्ध अक्षर लगातार हो, यानी हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिसमें लगातार अर्ध अक्षर होते हैं, 2 अक्षर लगातार अर्ध होते हैं, यानी आधा आधा होते हैं, तो दोनों के अर्ध अक्षर के लिए एक ही मात्रा लगती है। जैसे यहाँ पे दिया है उज्ज्वल, यहाँ पे दिया है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल हम ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे लगातार 2 अर्ध अक्षर, जो ज है वो लगातार 2 अर्ध अक्षर है, तो इसके लिए हम एक मात्रा की काउंटिंग करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लघु वर्ण होते हैं उसके लिए एक मात्रा की काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ पे ऊ जो है लघु वर्ण है, इसके लिए हम एक मात्रा की काउंटिंग करेंगे। और जो लगातार जब अर्ध अक्षर 2 आता है तो उसके लिए भी हम एक मात्रा की गणना करते हैं। फिर यहाँ भी 2 लघु वर्ण हैं, इसके लिए भी हम 1 और 1 की ही गणना करेंगे, यानी 1 1
1 और 1 2, 2 और 1 3 और 3 और 1 मिल करके कुल 4 मात्राएं उज्ज्वल में हो रही हैं। तो ऐसे ही हम छंद में भी इस मात्राओं की गणना करेंगे। ये तो आपको ऐसे अभ्यास के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे ही आपको करनी है मात्रा की काउंटिंग। तो इन सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए, ताकि गलती ना हो। अब अगला नियम कहता है, ये भी नियम बहुत महत्वपूर्ण है, कि यदि 2 गुरु वर्णों के बीच में कोई अर्ध अक्षर आया हो तो उस अर्ध अक्षर के लिए अलग से मात्रा नहीं लगती। अभी तक तो ये सारी कंडीशन थी। अब कह रहा है कि यदि 2 गुरु वर्णों के बीच, यानी गुरु से तात्पर्य होता है दीर्घ, जिसके लिए 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। तो जब कोई ऐसा वर्ण हो जो 2 गुरु वर्णों के बीच अर्ध अक्षर हो, जिसमें वहाँ पे हम कह रहा है कि उसके लिए अलग से मात्रा नहीं लगती। यानी यहाँ पे जैसे में दिया है आत्मा, तो हम आत्मा में देखेंगे कि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आत्मा। आ और माँ ये दोनों जो हैं यह गुरु वर्ण हैं, यह गुरु वर्ण हैं। और ये जो त है यह जो है अर्ध अक्षर है, यह जो त है यह अर्ध अक्षर है। यानी 2 गुरु वर्णों के बीच जब अर्ध अक्षर आता है तो इसके लिए हम कोई मात्रा नहीं प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये गुरु वर्ण है तो इसके लिए 2 मात्राएं, और ये भी गुरु वर्ण है तो यहाँ भी 2 मात्राएं होंगी। यानी 2 और 2 मिल करके 4, आत्मा में कुल 4 मात्राएं मिलेंगी। यानी कि जब ऐसी कंडीशन हो कि जहाँ पे 2 गुरु वर्णों के बीच एक अर्ध अक्षर हो तो उसके लिए हम किसी भी मात्रा की गणना नहीं करते, यानी उसके लिए हम मात्रा नहीं जोड़ते, उसको हम छोड़ देते हैं। अब अगला नियम कहता है कि जहाँ पर कोई अर्ध अक्षर अपने आगे आने वाले पूर्ण अक्षर से पूरी तरह मिला हुआ हो, यानी उसमें पूरी तरह मिला हुआ हो, उससे जुड़ा हुआ हो, जहाँ पर कोई अर्ध अक्षर अपने आगे आने वाले पूर्ण अक्षर से पूरी तरह मिला हुआ हो, तो अर्ध अक्षर के लिए अलग से मात्रा नहीं लगती है। जैसे स्थल, स्थल को हम ऐसे लिखते हैं, और स्थल में ये जो आधा स और थ है ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो इस स के लिए हम कोई मात्रा नहीं जोड़ते हैं, बल्कि यह लघु वर्ण है और यह लघु वर्ण है, तो ये 2 मात्राएं इसके लिए हम लोग जोड़ेंगे, एक थ के लिए और एक ल के लिए। तो यहाँ पे 2 मात्राएं हो जाएंगी। जहाँ पर कोई अर्ध अक्षर अपने आगे आने वाले पूर्ण अक्षर से पूरी तरह सटा है, यह अर्ध अक्षर है और आप अपने आगे आने वाले पूर्ण अक्षर से पूरी तरह प्रभावित है, पूरी तरह सटा हुआ है, तो उस अर्ध अक्षर के लिए अलग से कोई मात्रा प्रयोग नहीं की जाती। मैं आपको बता दिया हूँ, एक एक नियम को मैं अच्छे तरीके से समझाया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये सारे जितने नियम हैं वह ह्रस्व के अंतर्गत आए हैं। ह्रस्व यानी इसको हम लघु भी कहते हैं। इसके अंतर्गत ये सारे नियम आए हैं। 1 से लेके 9 तक जितने भी नियम मैं बताया हूँ आपको, वो सारे ह्रस्व के अंतर्गत आए हैं। अब हम अगली कक्षा में देखेंगे दीर्घ के अंतर्गत आने वाले नियमों को। बताने के लिए तो मैं आज ही बता दूं, लेकिन वह चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती है। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समय तक आपके मस्तिष्क में रहेंगी। इसलिए हम थोड़े थोड़े को दिन कर करके थोड़ी थोड़ी क्लास में हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हों वह सारी चीज़ें आपको अच्छे से आएँ, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहिए, ताकि ये सारी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं तो आपको अच्छे से आ जाएं। और अगली कक्षा में हम देखेंगे दीर्घ के अंतर्गत आने वाली सभी नियमों को, कि दीर्घ के अंतर्गत क्या क्या नियम आते हैं। ये तो ह्रस्व के अंतर्गत आने वाले सारे नियम थे। हम देखेंगे दीर्घ के अंतर्गत क्या
कौन कौन से नियम आते हैं, तो उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इन सारे वीडियो को देखेंगे, जितने भी छंद के भाग मैं बता दिया हूँ, छंद का सामान्य परिचय और छंद के अंग, और फिर ये जो आज की कक्षा चली है, इन सारे वीडियो को आप निरंतर देखते रहिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपके सगे संबंधी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं, उनको भी सलाह दीजिए, उनको भी ये हमारे चैनल के बारे में बताइए, और उनको भी हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। आपका बहुत आभार रहेगा। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।